हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका साइकोलॉजी की एक और न्यू वीडियो में। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 को आपके पास शुरू करने वाले हैं। इससे प्रीवियस में हमने दो पार्ट आपके पास हम लेकर आए थे, जो चैप्टर नंबर 1 से रिगार्डिंग था, जिसमें हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, साइकोलॉजी की ब्रांचेस को देखा था और हमें उसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम आपने वैसे तो देख लिया होगा थंबनेल के ऊपर। हमारे चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी। मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में इंक्वायरी के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम अपने जो मेन टर्म है इसमें कि आखिरकार जो इंक्वायरी है वो किस तरह से की जाती है उसके ऊपर हम चलेंगे। क्लियर। देखिए, आपने देखा होगा साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंस की तरह है जिसमें बहुत सी चीज़ों को जो है वो डेवलप करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इनके गोल्स। देखो, मेन टारगेट है ना कि साइकोलॉजी को अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मेन गोल क्या होता है हमारे पास। क्लियर। देखिए, सबसे पहला गोल होता है साइकोलॉजी का किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। ओके। डिस्क्रिप्शन के बाद सेकंड उसका गोल होता है उसकी प्रिडिक्शन करना। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास एक्सपेरिमेंट किया गया है तो उसके लिए एक प्रिडिक्शन करना जो है साइकोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो गोल है। प्रिडिक्शन के बाद उसकी आपके पास होगी एक्सप्लेनेशन, यानी उसको एक्सप्लेन करना। उसके बाद क्या होता है आपके पास कंट्रोल करना। और साइकोलॉजी की हेल्प से आप किस चीज़ को कंट्रोल करते हो? जो ह्यूमन बिहेवियर होता है। और लास्ट में उसकी जो एप्लीकेशन है वो ड्रॉ होती है। अगर आप कोई भी रिसर्च वर्क देखोगे वो भी इसी तरह से जो है आपके पास चलता है। क्लियर। कोई भी रिसर्च वर्क होगा इसी तरह से आपके पास वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं फर्स्टली डिस्क्रिप्शन की, आखिरकार इसमें किस चीज को जो है वो डिस्क्राइब किया जाएगा। देखिए, इसमें क्या होता है आपके पास अटेम्प्ट किया जाता है जो ह्यूमन बिहेवियर है वो क्यों जो है आपके पास उस तरह से हो रहा है। ओके। क्या कहा मैंने? जो ह्यूमन बिहेवियर है वो उस तरह से क्यों हो रहा है, तो कोशिश की जाती है कि जितना एक्यूरेटली हो सके, ठीक है, एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, जितना हो सके आपके पास उसको जज किया जा सके। ठीक है। उसमें आपने देखा होगा डाइवर्स रेंज होती है, जो भी बिहेवियर होता है उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। बाद में उस जो भी एक्सप्लेनेशन होती है उसके बेसिस के ऊपर एक प्रिडिक्शन की जाती है, साइंटिफिक प्रिडिक्शन जिसे आप कहते हो। ठीक है। किस चीज़ की? बिहेवियर की। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको गुस्सा किसकी वजह से आ रहा है, उसकी एक प्रिडिक्शन जो है वो आपके पास की जाएगी, है ना। एकदम एक्यूरेट वे में देखो, पहले डिस्क्राइब किया गया बहुत पर्सन है इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके बाद प्रिडिक्शन की गई। क्लियर। थर्ड गोल होता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, यानी ऑन द बेसिस ऑफ जो उसके काउज हैं, उसके जो काउजल फैक्टर हैं उसके ऊपर इनको एक्सप्लेन करना कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है ना। एक बच्चा है वो क्लास में है, वो क्लास में बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, यानी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन वो वहाँ पे शो करता है। कुछ नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। उसके बाद आता है कंट्रोल। जब आपने इन चीज़ों को पता कर लिया, देखो आपने डिस्क्राइब कर दिया बिहेवियर को, अब आपने उसकी प्रिडिक्शन भी कर दी, अब काउजल फैक्टर्स भी आपको पता लग गए। बाद में बात आती है आपके पास जो उस बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। देखिए, साइंस जो होती है उसका मीनिंग होता है कि ह्यूमन लाइफ को इजी बनाना। तो जो साइकोलॉजी वो भी तो एक साइंस है, और उसका मेन कारण क्या है आपके पास, या उसका मेन मोटिव क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई करना। तो कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना बिहेवियर को। और लास्ट में जो भी उसके यूजफुल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बेसिस के ऊपर एक एप्लीकेशन जो है वो ड्रॉ कर दी जाती है। ओके। तो ये कुछ गोल्स हैं। अब ये किस तरह से चलते हैं, किस तरह से आपके पास ये सिस्टम बनता है। देखिए, सबसे पहले क्या होती है आपके पास कंसेप्चुलाइजिंग। ठीक है। कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम होगी सबसे पहले उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है आपके पास किस तरह से वो हुई है उसके लिए एक डाटा जो है वो ड्रॉ किया जाता है। ठीक है। कलेक्टिंग द डाटा। डाटा कलेक्ट करने के बाद वहां पे कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ किया जाता है। ड्राइंग कंक्लूजन। ठीक है। कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। जब कंक्लूजन आता है तो उसके बाद दोबारा से जो रिसर्च हुई है उसको क्या किया जाता है आपके पास, रिवाइज किया जाता है। ठीक है। रिवाइज रिसर्च, जो कंक्लूजन आया है, और लास्ट में फिर से ये प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाइज वर्क करता रहता है। यानी ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार इसी तरह से जो साइंटिफिक इंक्वायरीज है वो आपके पास चलती है। मेन सिस्टम है आपके पास इसका कलेक्टिंग डाटा। ठीक है। देखो, ये कॉन्सेप्चुलाइजिंग जो प्रॉब्लम की है इसको आप नॉर्मल टर्म में हाइपोथेसिस कह सकते हो। ठीक है। क्या कह सकते हो? हाइपोथेसिस।
देखिए हाइपोथेसिस टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी टाइम एग्जाम में भी आपके पास पूछी जाती है। और ये क्या लिख दिया? क्लियर? हाइपोथेसिस क्या होती है आपके पास? जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज किया, प्रॉब्लम आपके पास डेवलप हुई है, जब आप उसका एक टेंटेटिव आंसर निकालते हो, क्या करते हो आप? उसका एक टेंटेटिव आंसर जब फाइंड आउट करते हैं, उसी को आपके पास कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका, हाइपोथेसिस करना। सेकंड होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। इसी में सारे मेथड होते हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, कोरिलेशनल मेथड हो गया, केस स्टडी आपके पास हो गई, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल हो गया, क्वेश्चनरी हो गई। क्लियर? ये सभी चीज़ें इसके अंदर आएगी, जो अभी हम इसके बाद देखेंगे, जो मेन टर्म है आपकी। लास्ट में आपके पास कंक्लूजन ड्रॉ होता है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वो वीडियो फॉर्मेट में आ सकता है, वर्ड फॉर्मेट में आ सकता है, चार्ट फॉर्म में आ सकता है, एक फ्रिक्वेंसी रेंजेस के बेसिस के ऊपर आ सकता है, किसी भी वे में जो है वो आपके पास जो यहाँ पे डेवलप हो सकता है। मेन है आपके पास कलेक्टिंग डाटा, कि डाटा को किस तरह से जो वो कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड आपके पास आता है वो आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ठीक है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसे हम क्या कहते हैं आपके पास? ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशनल मेथड। बहुत इजी मेथड है, कोई भी टफ नहीं है। क्लियर? आप बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं, सभी कहते हैं ऑब्जर्व कीजिए, किस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं एकदम सिंपल वे में, कोई थ्योरेटिकल वे में नहीं बताऊंगा, आपकी रियल लाइफ के साथ हम इसको डील करेंगे, और आई होप आपको ये इजी वे में जो वो समझ आ जाएगा। ओके, देखिए ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है सबसे पावरफुल टूल होता है जब भी आप बात करते हैं साइकोलॉजी की, यानी साइकोलॉजिकल वे में। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ऑब्जर्व करना। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना किसी चीज को, तो बेसिकली आप क्या करते हो, किसी चीज को देख रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, तो वो तो उसके एक्शन से ही पता लगेगा ना। यानी आप डे टू डे लाइफ में वो डिफरेंट डिफरेंट वे में किस तरह से एक्ट कर रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, उसी के वे के ऊपर जो ऑब्जर्वेशनल मेथड वर्क करता है। यानी आपको जज करना है कि कोई पर्सन अगर गुस्से में है तो वो किस तरह का बिहेवियर कर रहा है, अगर वो खुश है तो वो किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। यानी ये सभी चीजें ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्व कर रहे हो आप उस चीजों को। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो अच्छा भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे, जैसे आप कह सकते हो ना कि ड्रॉबैक भी हैं। लेकिन पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। जो ऑब्जर्वेशनल मेथड्स में सबसे पहले क्या चीज होती है? सिलेक्शन। क्योंकि आप ओवरऑल एक्टिविटी को कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्लियर? आपको एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, यानी एक सेलेक्टेड वे। ठीक है, आप क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई क्लास 9th का बच्चा है, ये क्लास 9th है, उनके जो मैथ्स की एबिलिटीज है उनको आपको चेकआउट करना है। जब आप उनको उनकी मैथ्स की एबिलिटी को चेकआउट करना है, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे? तो आप सिर्फ उसी को चेक करोगे ना, आप 10th क्लास में जाके थोड़ी देखोगे। आप 9th क्लास को चेक करो तो 9th क्लास को ही चेक करोगे, है ना। यानी मैथ्स को चेक करो तो मैथ्स की एबिलिटी के बेसिस के ऊपर आप किसी की साइंस की एबिलिटी को नहीं बता सकते, या मैथ्स की एबिलिटी के बेसिस के ऊपर आप किसी के हिंदी के स्किल्स को नहीं बता सकते। यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप आखिरकार ऑब्जर्व कर क्या रहे हो। ओके, सेकंड जो इसमें टास्क आपके पास आता है वो आता है रिकॉर्ड बनाना। जब आपने किसी के बिहेवियर को एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ता है। रिकॉर्ड सेम जिस तरह से आप डाटा कलेक्ट करते हो वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में हो गया, सिंबल फॉर्मेट में हो गया, रिकॉर्डिंग फॉर्म में हो गया, किसी भी फॉर्म में उसको आप कर सकते हो। और लास्ट इसमें होता है एनालिसिस करना, यानी जो भी आपके पास डाटा आया है, एनालिसिस ऑफ डाटा, जो भी डाटा आपके पास आया है उसको एनालाइज करना कि वो डाटा किस तरह से है जो रिकॉर्ड बना है, और उसके बेसिस के ऊपर एक रिजल्ट जो फाइंड आउट आप करते हो। तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड है। ऑब्जर्वेशनल मेथड कुछ टाइप के आपके पास होते हैं, जो मेनली अगर आप देखोगे तो दो टाइप के आपको ये देखने को मिलते हैं जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है। एक होता है आपके पास नेचुरल या नेचुरलिस्ट, इस नेचुरलिस्ट वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? फर्स्ट टाइप ये होता है आपके पास जो ए टाइप है, और बी टाइप आपके पास यहाँ पे होता है
तो काफ़ी मोटा हो गया है पेन। वो होता है नॉन पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब एक चीज तो आपको यहां से पता लग गई होगी, दोनों के नाम एक जैसे हैं, है ना, दोनों के नाम एक जैसे हैं। इनके ऊपर चलने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है जो हम देखेंगे, और देखेंगे किस तरह से जो ह्यूमन बिहेवियर है वो वेरी करता है। और आप देखोगे आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ यहाँ पे, ताकि हम उस एग्जाम्पल को आपके पास यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, हमारे पास दो साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। एक का नाम था आपके पास बेव लैटिन, एंड जो सेकंड थे उनका नाम था हमारे पास जॉन डार्ले। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बेसिस के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पास निकला, और ये 1970 में जो है आपके पास एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, इस स्टडी में इन्होंने क्या किया ना, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहां पे जो है एक इंडिविजुअल लेबोरेटरी सेट की थी, वहां पे इस एक्सपेरिमेंट को जो है उन्होंने आपके पास किया। उनको देखना था कि जो ह्यूमन है वो किस तरह से बिहेव करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक चैम्बर, जैसे कमरा होता है कोई भी, आप ऐसे समझ लीजिए, एक कमरा बनाया और पर्सन को कहा कि आपका इंटरव्यू होगा। तो वहां पे एक डेस्क वगैरह लगे थे, आपको उनको कहा गया कि आप इसके ऊपर बैठ जाओ, है ना। स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक अकेला पर्सन को वहां पे भेजा गया। क्लियर, क्या कहा गया वहां पे, एक अकेले स्टूडेंट को वहां पे भेजा गया। जैसे वो बैठा रहा 2-3 मिनट, उसके बाद क्या हुआ, अंदर जो धुआं आना शुरू हो गया। उन्होंने एक सिस्टम बनाया होता, वहां से धुआं आना जो है वो शुरू हो गया, और कमरा जो है वो धुएं से भर गया। ठीक है, अब जब कमरा धुएं से भर जाएगा तो क्या होगा, आपके पास पर्सन को अंदर इरिटेशन होगी, उसको सही नहीं लगेगा ना कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। तो पर्सन जैसे धुआं अंदर आना शुरू हुआ, तो अराउंड 90% पर्सन फटाफट से जैसे धुआं आना ही शुरू हुआ, विद इन 1-2 मिनट्स वो बाहर गए, और जो बाहर रिसेप्शन था वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, कंप्लेन कर दी। क्लियर। सेकंड, सेम इसी तरह का एक और टास्क उन्होंने किया। यहाँ पे क्या किया, एक पर्सन को बिठाया जिसके ऊपर उनको चेक करना था कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे और पर्सन थे, 2-3 पर्सन उन्होंने और बिठा दिए जो उनके खुद के थे। उनको कहा गया कि आपको नहीं हिलना है यहाँ से, है ना। तो क्या हुआ, जैसे यहाँ से धुआं आना शुरू हुआ तो ये पर्सन नहीं हिले, क्योंकि उनको तो पता था कि ये चीज़ नॉर्मल है। ये पर्सन भी यहाँ से नहीं हिला इनको देख के कि जब ये नहीं हिल रहे तो मैं क्यों हिलूं। और उसके बाद जब 4 से 5 मिनट यानी काफ़ी देर हो गई, धुआं पूरे से कमरे में भर गया, और अब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, विजन की प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर उसके बाद वो बाहर चले गए, है ना, जो पर्सन था वो बाहर चला गया। ये तो बैठे रहेंगे, जैसे चले जाएंगे वे खुद वहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ से कुछ पर्सन ऐसे हुए जो डायरेक्टली बाहर चले गए, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, और बहुत कम यहाँ पे पर्सन थे जो कि यहाँ पे जो है जिन्होंने कंप्लेन की। तो यहां से उन्होंने एक रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट किया कि अराउंड 75% जो पर्सन अलोन थे, क्या थे वो आपके पास, अलोन यानी अकेले थे, उन्होंने जो है कंप्लेन की थी रिसेप्शन में। क्लियर, अराउंड, ठीक है। वहीं पे उन्होंने देखा जहां पे ग्रुप को बनाया गया था, अराउंड 38% ही पर्सन थे जिन्होंने कंप्लेन की थी, बाकी किसी ने भी कंप्लेन नहीं की। ओके, क्लियर। और इसमें भी अगर आप, उन्होंने एक और रिजल्ट ड्रॉ किया, जैसे काफी टाइम एक्सपेरिमेंट होता है, तो जैसे एवरेज उन्होंने निकाली तो उन्होंने देखा सिर्फ 10% पर्सन थे जिन्होंने जो है वहां पे कंप्लेन की थी, बाकी किसी ने कंप्लेन ही नहीं की। देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, मान लो रोड के ऊपर पत्थर गिरा हुआ है ना, आपके पास क्या है, रोड के ऊपर आप चल रहे हो, वहां पे कोई स्टोन गिरा हुआ है, आप देखते हो वो कोई पब्लिक एरिया नहीं है, नॉर्मल सा जो रोड है, तो आप उस पत्थर को हटा दोगे, क्योंकि वहां पे आप, अगर आप अकेले हो, है ना, अगर आप अकेले हो तो उस पत्थर को आप हटा दोगे। लेकिन अगर मान ले रोड ऐसा जगह है जहां पे पब्लिक एरिया, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन वो पत्थर बीच में गिरा हुआ है, अगर वो पत्थर बीच में गिरा हुआ और वो पब्लिक एरिया है, तो आप देखोगे बहुत कम लोग होंगे वो नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम तो नहीं हटा रहे हैं, तो आप देखोगे यार ये नहीं हटा रहा, मैं क्यों हटाऊं, हो सकता है यहीं रखा हो ये, या जब ये भी तो हटा सकते थे, मैं क्यों हटाऊं। यहाँ पे तो आप अकेले हो, आपका डिसीजन किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। और यहाँ पे क्या होता है, आपका डिसीजन दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो स्कूल में आपसे टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर सभी बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया, अगर आपको आता है तो आप भी हाथ ऊपर कर दोगे, लेकिन
अगर आपको थोड़ा सा डाउट है और कोई भी वहाँ पे अगर अपना हाथ खड़ा नहीं करता है तो आप भी थोड़ा सा झिझकोगे कि मैं हाथ खड़ा करूँ कि नहीं करूँ, कहीं मेरा गलत हो गया तो, है ना। तो ये एक इश्यूज आता है। और कभी कभी आप देखोगे जैसे क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसको नहीं आता वो खड़े हो जाओ, अगर कोई भी क्लास में खड़ा नहीं होगा तो आप भी खड़े नहीं होंगे। आप नहीं है, कोई बच्चा हो गया, आपने चीजें देखी होगी, यानी आपका जो बिहेवियर है वो मैक्सिमम कंट्रोल हो जाता है ग्रुप के थ्रू, है ना। जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ग्रुप के थ्रू कंट्रोल हो जाता है। तो यही दोनों एग्जाम्पल के बेसिस के ऊपर इन दोनों फॉर्म को हम समझ सकते। देखो नेचुरलिस्ट एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। देखो नेचुरलिस्ट होता है नेचुरल वे में, कैसी होती है आपके पास, नेचुरल वे में जो चीजें कंट्रोल नहीं कर रहे हो आप। जैसे मान लो आपको किसी का पर्सन को चेक करना है स्कूल में, हॉस्पिटल्स में या घर में, ठीक है, किसी भी केयर सेंटर में, आपको वहां पे खुद नहीं जाना, ठीक है। अब वहां से ये तो डाटा कलेक्ट कर लो, या फिर उनको पता ना हो कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन अगर किसी को पता है कि वो ऑब्जर्व हो रहा है तो उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है ना। आपको क्या करना है, उसका रियल लाइफ की जो बिहेवियर है, ठीक है, जो रियल लाइफ का बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करना है। उसको पता ही ना हो कि उसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, देन वो एक रियल आता है, वहां से नेचुरल वे आता है। क्लियर। तो नेचुरल क्या होता है आपके पास, जिसमें दूसरे को पता ही ना हो, या उसको पता हो लेकिन उसको ऐसा नहीं पता कब जैसे करेंगे। से मान लो आपके कमरे में कैमरा लगा हुआ है तो आपका बिहेवियर अलग होगा, और कैमरा नहीं लगा है तो आपका बिहेवियर अलग होगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। इसी वे में सेकंड आती है कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड होती है जिसमें दूसरे को पता है जी। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने क्या देखा था कि जो पर्सन अकेला था उसको पता ही नहीं कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो अराउंड 75% पर्सन ने कंप्लेन की वहां पे, है ना, कंप्लेन की। इसका क्या मतलब था कि वहां से रिजल्ट ज्यादा आया है। लेकिन यही चीज जब देखी गई कंट्रोल में, जब वहां पे एक ग्रुप सेट हो गया था, वहां पे ग्रुप सेट हो गया था तो वो तो कंट्रोल्ड आ गया ना आपके पास। तो वहां पे अराउंड 10% ही थे जिन्होंने कंप्लेन की थी। कितने, अराउंड सिर्फ 10% ही थे जिन्होंने कंप्लेन ही की, और कुछ तो ऐसे भी थे बैठे रहे अंदर जब तक ग्रुप उठ के ना गया, वो हेजिटेशन कर रहे थे। इसको कहते हैं कंट्रोल, यानी आपका बिहेवियर आपकी सोसाइटी से भी कंट्रोल हो जाता है। ओके, ठीक है। यहीं पे सेकंड आपने देखा था नॉन पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पोर्टफोलियो का एग्जांपल होता है आपके पास, है ना। पोर्टफोलियो का एग्जांपल होता है जिसमें आप डाटा कलेक्ट करते हो, एक पूरी डिटेल बनाते हो, कोई न्यू पॉलिसीज आपको निकालनी है तो वहां से आपके पास आ जाता है। क्लियर। तो जैसे टीचर स्टूडेंट्स हो गए, उनके रिलेशन को समझना है तो बाहर से भी चेक कर सकते हो। जैसे जो पेपर टीचर्स होते हैं, जब उनकी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है तो एक टीचर पीछे बैठ जाता है, तो बच्चे का जो टीचर पढ़ा रहा है उसका बिहेवियर अलग होता है, टीचर ना हो तो उसका बिहेवियर अलग होता है ना। अगर जो टीचर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो, अगर नहीं कर रहा, देखो ठीक है, वो कैमरा के थ्रू कर रहा है तो वो नॉन पार्टिसिपेंट है, बाहर से डाटा वगैरह कलेक्ट करके वो कर रहे हैं। लेकिन वो खुद स्कूल में जाके खुद चेक कर रहा है उस चीज़ों को, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वहां से उन चीज़ों को खुद देख रहा है ना। तो जब पार्टिसिपेंट यानी वो खुद उसमें एनरोल होकर उन चीज़ों को चेक करता है तब वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है, अगर नहीं तो वो बाहर से ही आपके पास चल पड़ती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। स्कूल में जैसे बात करें हम तो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशनल मेथड ही होता है जो आपके पास वर्क करता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है आपके पास से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा जिसमें हम बात करेंगे आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड की एंड कोरिलेशनल मेथड की। बाकी कुछ क्वेरीज होगी, क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।